Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. We were doing chapter number 4, India's foreign relations and India's foreign policy. भारत की विदेश नीति या विदेशों के साथ संबंध हम कर रहे थे. And today we will continue our chapter and we will do war and peace with Pakistan. भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. दिस इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर द नॉलेज पर्पज़. ओके, इट इज़ द डिलीटेड पार्ट ऑफ योर सिलेबस. हम ऑलरेडी इसको पहले भी भारत के और पाकिस्तान के संबंध हम कर चुके हैं. फर्स्ट पार्ट में हमने किए थे. यहाँ पर भी युद्ध के साथ शांति के बारे में हम करेंगे कि किस तरह से शांति के संबंध भी दोनों के बीच में रहे हैं. जैसे ही भारत का पार्टीशन होता है, भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन होता है, एक समस्या कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान है वो अटैक कर देता है 1947 में. ठीक है, 1947 में ही आक्रमण हो जाता है, दोनों के बीच में युद्ध होता है. फिर ये जो मामला है युद्ध का कि दोनों के बीच डिस्प्यूट्स हैं, ये कहाँ पर चला जाता है? इंटरनेशनल कोर्ट में जाता है. इंटरनेशनल कोर्ट में क्या होता है? इंटरनेशनल कोर्ट किसका पार्ट है? ऑर्गन किसका है? संयुक्त राष्ट्र संघ का. तो ये वहाँ चला जाता है जहाँ पर जो मेन है सर्वा है, आपने किया भी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका मेन पावर में आते हैं और जो ये वीटो अमेरिका और चीन दोनों के पास है. तो इनके भारत के रिलेशन कैसे थे? तो उस टाइम पर ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन नहीं थे भारत के और अमेरिका के. इसलिए इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा था? पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा था कि अमेरिका और चीन है वो पाकिस्तान के फेवर में थे. ठीक है, दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है, लेकिन फिर भी दोनों सरकारें हैं, दोनों देशों की सरकारें आपस में शांति स्थापित भी करना चाहती हैं. शांति स्थापना के लिए क्या करते हैं? आपस में सहयोग के लिए संबंध स्थापित करते हैं. देशों की सरकारें मिलजुल कर काम करेंगी और साथ में क्या होगा? जो परिवार आपस में बिछुड़ गए हैं, मीन्स जो पार्टीशन के बाद कुछ फैमिली पाकिस्तान में रह गई हैं वो इंडिया आना चाहती हैं और कुछ फैमिली इंडिया में रह गई है और वो पाकिस्तान जाना चाहती हैं. तो इस तरह से दोनों ने इन समस्याओं का समाधान मिलजुल कर ही किया. तो ये संबंध है. पहले युद्ध के संबंध दिखाते हैं, दूसरा शांति के लिए दोनों संघर्ष कर रहे हैं. ठीक है, 1960 में क्या रहता है? 1960 में जो सिंधु नदी जल संधि है, सिंधु जो रिवर्स है, सिंधु रिवर पाकिस्तान से ज़्यादा जाती है. तो इस रिवर के जो वाटर के ऊपर भी डिस्प्यूट्स चल रहा था कि किसके हिस्से ज़्यादा पानी आना चाहिए. तो इसमें 80% जो वाटर है वो पाकिस्तान के हिस्से जाता है, इंडिया के पास 20% ही आता है. तो इसके ऊपर जवाहरलाल नेहरू और जनरल अयूब खान, तो उस टाइम पर जनरल अयूब खान है यहाँ पर, यानी कि इट मीन्स वहाँ पर मिलिट्री शासन हो गया था. हमने जो फर्स्ट पार्ट है उसमें किया भी है इसके बारे में. तो इनके बीच में क्या है? आपस में समझौता होता है और इस समझौते के ऊपर यानी कि जो एग्रीमेंट होता है उसके ऊपर अमल भी किया जाता है. ऐसी बात नहीं है कि अमल नहीं किया जा रहा, उसके ऊपर संधि के ऊपर अमल भी होता है. दोनों देशों के बीच 1965 में कहीं ज़्यादा गंभीर किस्म के सैन्य संघर्ष की शुरुआत होती है. 1965 में फिर दोबारा से क्या है? दोनों के बीच संघर्ष हो जाता है, स्ट्रगल करते हैं दोनों की बाउंड्री को लेकर. यहाँ पर क्या है? जब 1965 में यहाँ दोनों के बीच युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान के बीच, उस टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री. 1965 के अप्रैल में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ इलाके पर आक्रमण किया था. जो कच्छ वाला पार्ट है ये गुजरात में है. ठीक है, पहले आक्रमण किया था वो जम्मू कश्मीर में किया था. जम्मू कश्मीर की लोकेशन आपको पता है कि नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया. ठीक है, और गुजरात है वो वेस्टर्न साइड में है. इसके ऊपर अटैक करते हैं. ठीक है, पाकिस्तान ने गुजरात का जो इलाका है उसमें कच्छ है. कच्छ वाला जो इलाका है वो डेजर्ट है. वहाँ पर डेजर्ट में क्या है? सैनिक हमला किया जाता है.
अटैक क्यों किया जाता है? क्योंकि जो पाकिस्तानी नेता थे, लीडर्स थे, उनको लगता था कि जम्मू कश्मीर हमारे साथ आना चाहता है, जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है और वो हमारे साथ आना चाहती है, पाकिस्तान के साथ आना चाहती है। लेकिन हुआ इसका उल्टा, उन्हें लगता था कि इस युद्ध में जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो हमारी मदद करेंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो लाल बहादुर शास्त्री क्या करते हैं, पंजाब की तरफ से क्या है, अटैक करने का ऑर्डर दे देते हैं कि भारतीय सेना भी उसके ऊपर अटैक करेगी, जिससे आगे बढ़ती हुई जो सेना है, भारतीय सेना है, अटैक करती है पाकिस्तान के ऊपर। वो लाहौर तक चली जाती है, पंजाब की तरफ से अटैक किया जाता है, ठीक है, तो वो लाहौर तक आगे तक चली जाती है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से और संयुक्त राष्ट्र संघ के इंटरफेयर की वजह से युद्ध को रोक दिया जाता है, ठीक है। युद्ध को रोकने के बाद दोनों के बीच में समझौता होता है, ताशकंद समझौता है, 1966 में हुआ है ताशकंद में। ताशकंद कहाँ है? रूस में। तो यहाँ पर रूस है, सोवियत संघ है, वो इंटरमीडिएटर का रोल प्ले करता है, मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, ठीक। तो उसी में जब ताशकंद के समझौते पर साइन करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी है, वो वहाँ पर जाते हैं, ताशकंद जाते हैं रूस में। तो उस टाइम पर ही उनकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। जो 1965 का बैटल था, जो ये वार हुआ है, इसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिलिट्री लॉस हुआ है और इस मिलिट्री लॉस को पूरा करने के लिए भारत को भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, क्योंकि भारत का भी लॉस हुआ, ऐसी बात नहीं है। जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ का ही लॉस होता है, ठीक है, किसी का ज़्यादा किसी का कम, ये अलग बात है, इफेक्ट दोनों के ऊपर पड़ता है। इसलिए भारत के ऊपर भी जो आर्थिक बोझ है वो ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है, क्योंकि काफ़ी पैसा है उधर लग गया था, जिससे डेवलपमेंट के काम रुक गए थे। तो ये सारा क्या है, हमने इसके रिलेशन के शांति स्थापना के लिए जो प्रयास किए हैं दोनों देशों ने, उसके बारे में भी पढ़ा है और इसके युद्ध के बारे में भी पढ़ा है। डिटेल में हम इसे नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, आगे हमारा चैप्टर नंबर 8 है इसमें। नेक्स्ट हम करेंगे 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ है, तो इसमें क्या हुआ था, जो पूर्वी पाकिस्तान था और पश्चिमी पाकिस्तान था, इन दोनों का ही आपस में युद्ध रहा है, ठीक है। इसमें भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान की मदद करके उसको आज़ाद करवाया है। तो उस टाइम पर क्या था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान में विजयी रही, जबकि मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जोरदार कामयाबी हासिल की। पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं के हाथों में अपने साथ हुए दोयम दर्जे के बर्ताव के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान के इसमें क्या बताया है, हमने पहले भी किया है कि जो पूर्वी पाकिस्तान के लीडर थे मुजीबुर रहमान, तो वहाँ पर उनको समर्थन हासिल था, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को समर्थन हासिल था। दोनों के बीच में टकराव होता है और लोग क्या चाहते हैं कि हमारे साथ पार्शलिटी की जाती है, मतभेद किया जाता है, पक्षपात किया जाता है, इसलिए हमें अलग कंट्री के रूप में इस्टेब्लिश होना चाहिए। तो इसके लिए है मुजीबुर रहमान है, जो अवामी लीग के लीडर हैं, वो संघर्ष करते हैं कि जो पूर्वी पाकिस्तान है वो एक अलग देश के रूप में सामने आए। इसके लिए वो भारत से मदद मांगते हैं और भारत की मदद से पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के एक अलग देश बनता है, बांग्लादेश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें सारे युद्ध में क्या होता है कि भारत का और पाकिस्तान का ही सामने से युद्ध होता है, क्योंकि भारत की मदद से वो आज़ाद होना चाहता था। भारत क्यों इंटरफेयर करता है, क्योंकि जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं वो उन्होंने भारत में आना शुरू कर दिया था। यानी कि जो यहाँ पर ये देखिए, जब युद्ध मुक्त कराने के लिए संघर्ष हो रहा है कि पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त करवाना है, तो वहाँ से क्या है, 80 लाख शरणार्थी हैं, वो कहाँ पर आ गए, भारत में आ जाते हैं, भारत की शरण लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भारत ने क्या किया है, भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को नैतिक समर्थन और भौतिक सहायता दी। यानी कि भारत किसका फेवर ले रहा है, पूर्वी पाकिस्तान का फेवर ले रहा है, ताकि उनको मुक्त किया जा सके, उनको आज़ाद करवाया जा सके। पाकिस्तान का आरोप था कि भारत उसको तोड़ने की साजिश कर रहा है, इसलिए दोनों के बीच में युद्ध होता है, ठीक है। तो पाकिस्तान
किसकी मदद से भारत के ऊपर अटैक करता है? पाकिस्तान, चीन और अमेरिका की मदद से भारत के ऊपर अटैक करता है। 1960 के दशक में अमेरिका और चीन के बीच संबंधों को सामान्य करने की कोशिश चल रही थी, यानी कि अमेरिका और चीन के रिलेशन अच्छे नहीं थे, उनके बीच में भी फ्रेंडली रिलेशन बनाने की जो कोशिश चल रही थी। इसमें क्या था, एशिया के सत्ता समीकरण नया रूप ले रहा था। तो एशिया में भी है जो पावर है वो भी अलग से सामने आ रही थी। जो कंट्री हैं, जो नई नई कंट्री आज़ाद हुई थी, जैसे जिसमें भारत, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, ये सारे हैं। तो यहाँ पर भी कुछ अलग ही एक्टिविटी हो रही थी। तो इसमें क्या होता है, अमेरिकी राष्ट्रपति हैं रिचर्ड निक्सन, अंडरलाइन इट ऑल्सो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो उस टाइम पर थे, उनके जो सलाहकार थे हेनरी किसिंजर, वो 1971 में क्या जाते हैं, चाइना जाते हैं और वहाँ की जो स्थिति है उसके बारे में जानते हैं, उसका दौरा करते हैं कि किस तरह से वहाँ की स्थिति है। ठीक है, भारत पाकिस्तान चीन की धुरी बनती देख भारत ने इसके जवाब में सोवियत संघ का, यानी कि वो चुपचाप वहाँ पर जाते हैं। उनको लगता है कि पाकिस्तान तो अलग है, पाकिस्तान के साथ क्या है, अमेरिका और चीन भी मिल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि भारत भी उनको जवाब देने के लिए रसिया के साथ 1971 में एक समझौता करता है, एक 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, भारत को है आश्वासन मिल जाता है कि अगर युद्ध की स्थिति होती है तो हमारी मदद कौन करेगा, सोवियत संघ हमारी मदद करेगा। इस तरह से आपस में जो तनाव चलते रहते हैं, राजनीतिक तनाव ज़्यादा हो जाता है। 1971 के दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक पूर्णव्यापी युद्ध छिड़ जाता है कि दिसंबर में आपस में युद्ध हो जाता है दोनों के बीच में। एटलीस्ट कि रीज़न क्या था कि पाकिस्तान को पूरी तरह विश्वास हो गया था कि बांग्लादेश में जिस तरह की जो गतिविधियां हो रही है, पूर्वी पाकिस्तान में जो गतिविधियां हो रही हैं, उसमें भारत का हाथ है। दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है। भारत ने अपनी वायुसेना, नौसेना और थल सेना के बूते पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे की कार्रवाई की। ठीक है, भारत ने तीनों जो सेनाओं के माध्यम से पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। उन्होंने ढाका को पूरी तरह से घेर लिया था, जिसमें 90,000 सैनिकों के साथ, यहाँ पे अंडरलाइन करोगे, क्वेश्चन आ सकता है, वैसे तो इसमें से नहीं आएंगे अब की बार, लेकिन इम्पोर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए भी। तो उन्होंने क्या किया, वो अटैक कर देते हैं, ढाका को घेर लेते हैं, जिसमें क्या होता है, पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है और बांग्लादेश एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहा था, तो दोनों के बीच जब युद्ध रुक जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो दोनों देशों के बीच में समझौता होता है, युद्ध रुकने के बाद आपस में संधि होती है। तो 3 जुलाई 1972 इम्पोर्टेंट डेट है आपके लिए, फ्यूचर एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में समझौता होता है। वो किस नाम से फेमस है, शिमला समझौते के नाम से फेमस है। इसके बाद ही जो दोनों देशों में अमन की बहाली होती है, यानी कि शांति स्थापित होती है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कारगिल स्ट्रगल है। कारगिल में भी पाकिस्तान ने जो कारगिल पॉइंट है, द्रास हिल है, तो वहाँ पर अटैक कर दिया था जुलाई 1999 में। 19 मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने संघर्ष चला था। और 26 जुलाई जो हम एक विजय दिवस के रूप में अपना मनाते हैं, अभी गया है ना, 26 जुलाई को हमने ऑपरेशन विजय के नाम से ये स्ट्रगल चला था। तो हमने उस दिन आज़ादी प्राप्त कर ली थी और जितनी भी जो हमारी पोस्ट थी उनके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, वो हमने उनसे छुड़वा ली थी। ठीक है, तो इस सारे को कारगिल स्ट्रगल के नाम से जाना गया है, कारगिल संघर्ष के नाम से जाना गया है। तो इस टाइम पे और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें कि उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। और पाकिस्तान में कौन थे उस टाइम पर, राष्ट्रपति थे, जो वहाँ पर मिलिट्री रूल था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ।
नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है जो हमने अभी किया था कि बांग्लादेश में भारत की विजय होती है और बांग्लादेश एक अलग देश के रूप में सामने आता है, तो उसका इफेक्ट है भारत की पॉलिटिक्स के ऊपर भी पड़ा, भारत की राजनीति के ऊपर भी पड़ा। ठीक है, चारों तरफ क्या है, प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थे उस टाइम पर, तो उनकी जय जयकार होने लगी, सारे उनकी जो डिसीजन मेकर थे उनके डिसीजन को अप्रिशिएट करने लगे, बहुत अच्छा निर्णय लिया है। तो उस टाइम पर जिस भी स्टेट में इलेक्शन हुए हैं तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा बहुमत मिला। ठीक है, तो और इसके साथ क्या हुआ, जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, पंचवर्षीय योजनाओं में क्या हुआ कि योजना पटरी से उतर गई। संघर्ष के कारण क्यों उतर गई, क्योंकि जो हमारा सारा पैसा है वो युद्ध की तरफ लग रहा था, सेना की तरफ लग रहा था, यानी कि रक्षा मंत्रालय को जा रहा था, तो हम विकास की तरफ ध्यान नहीं दे पाए। ठीक है, 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग और 1965 के रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना पर असर पड़ा। इसके बाद लगातार 3 एक वर्षीय योजना पर अमल हुआ, यानी कि 1961-66 में जो योजनाएं चली हैं उसके बाद क्या है, एक वर्ष की योजनाएं बनाई गई, यानी कि 1 ईयर के लिए जो 1 ईयर 3 ईयर इस तरह से प्लान किया गया, पूरा 5 ईयर प्लान नहीं था। ठीक है, जो 4th 5 ईयर प्लान था वो कब हुआ था, 1969 में ही इम्प्लीमेंट हुआ, यानी कि वो तभी शुरू हुआ। और इस युद्ध के बाद 1971 के बाद भारत का रक्षा व्यय बहुत बढ़ गया है, यानी कि वो मिलिट्री सिक्योरिटी की वजह से मिलिट्री के ऊपर ज़्यादा खर्च करने लगा। नेक्स्ट हमारा आता है भारत की परमाणु नीति। भारत की परमाणु नीति स्टार्टिंग से ही पीसफुल रही है, भारत स्टार्टिंग से ही पीस के फेवर में रहा है, और परमाणु का जो यूज़ है, एटम का जो यूज़ है वो पीस के वर्क के लिए के फेवर में रहा है। ठीक है, भारत चाहता है कि परमाणु का जो प्रयोग है वो किसी की तबाही के लिए ना किया जाए बल्कि विकास के लिए किया जाए, तो इसलिए भारत को परमाणु बनाने के फेवर में था। और भारत ने शांति की वजह से ही बहुत लेट स्टार्ट किया था परमाणु बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहा है, भारत ने 1974 के मई में परमाणु परीक्षण किए हैं। तेज गति के आधुनिक भारत के निर्माण के लिए नेहरू ने हमेशा ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अपना विश्वास जताया था, यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो स्टार्टिंग से ही टेक्निकली रूप से भारत को आगे ले जाना चाहते थे, और तो इनकी शुरुआत है वो बहुत पहले से ही हो गई थी। यही वजह है कि शुरुआत बहुत पहले से हो गई थी, लेकिन जो परीक्षण करने का है, टेस्टिंग का टाइम है, वो 1974 में आया है। ठीक है, 1940 के दशक में होमी जहांगीर बाबा के नेतृत्व में क्या है, इसकी शुरुआत हो गई थी, और भारत शांतिपूर्ण उद्देश्य में इस्तेमाल के लिए अणु ऊर्जा बनाना चाहता था। नेहरू परमाणु हथियारों के खिलाफ थे, इसलिए कि 1964 में अक्टूबर में जो चीन है वो परमाणु परीक्षण करता है। इसकी वजह से क्या होता है, जिनके पास परमाणु बम पहले से ही थे, परमाणु शक्ति पहले से ही थी, उन जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है उनके बीच में क्या होता है, आपस में जो आगे बढ़ने की होड़ है उसके ऊपर थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ता है, और वो रूल बनाते हैं, ये सारे देश मिलकर रूल बनाते हैं कि जो परमाणु प्रसार है इस तरह की संधि होनी चाहिए जिसकी वजह से परमाणु का प्रसार ना हो, आगे जो देश हैं वो परमाणु बम ना बना सकें। ठीक है, इसके लिए क्या है, 1968 में 1968 में परमाणु अप्रसार संधि को थोपना चाहा, यानी कि जो देश परमाणु संपन्न देश थे वो दूसरे देशों पर ये थोपना चाहते थे कि आगे से जो परमाणु का प्रसार नहीं होना चाहिए 1968 में। तो भारत इसके फेवर में नहीं था। रीज़न क्या था कि उनके पास तो पहले ही परमाणु बम है, तो हमारे पास क्यों नहीं होने चाहिए। ठीक है, लेकिन भारत है, भारत अणु शक्ति का प्रयोग है शांति के उद्देश्य के लिए करना चाहता था, और वो अपनी नीति के प्रति दृढ़ संकल्प है। इसके बाद क्या होता है कि जिस वक्त परमाणु परीक्षण किया जा रहा था वह दौर घरेलू राजनीति के लिहाज से कठिन था। ठीक, आपस की जो
डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थी, घरेलू राजनीति थी, वो डिफ़िकल्ट चल रही थी उस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि 1975 में क्या हुआ था, इमरजेंसी हो गई थी, इमरजेंसी लागू हुई थी ना। उसका रीज़न यही था कि जो नेता थे उस टाइम पर वो अपनी मनमानी ज़्यादा कर रहे थे। और 1973 में अरब इजराइल युद्ध होता है। इसके बाद पूरे विश्व में क्या है, तेल के लिए तेल की शॉर्टेज हो जाती है, हाहाकार मच जाता है, जिसकी वजह से जो अरब राष्ट्र है वो तेल के दाम बढ़ा देते हैं। तेल के दाम बढ़ने से क्या होता है, भारत पहले ही 2-3 युद्धों का सामना कर चुका था, भारत डेवलप नहीं था इतना, तो भारत को बहुत सारी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसमें क्या रहता है, भारत की मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। तो और देश में भी बहुत सारे मूवमेंट चलने लगे कि जो सरकार है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, सरकार को डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए, महंगाई ज़्यादा हो रही है। तो इसके रिगार्डिंग देश में बहुत सारे हड़तालें होने लगी। तो ये सारा इफेक्ट है परमाणु नीति की वजह से सारा हुआ था, कि जो परमाणु परीक्षण हो रहे थे उसकी वजह से ज़्यादा हुआ था। भारत के जो आगे परमाणु जो कार्यक्रम रहे हैं, जो प्रोग्राम रहे हैं, उसमें भारत ने कहाँ पर अपना रोल प्ले किया है। 1995 में जब परमाणु अप्रसार संधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि जो परमाणु अप्रसार संधि 1968 में स्टार्ट हुई थी उसको 95 तक आगे तक बढ़ा दिया गया कि इसके ऊपर साइन कर सकते हैं, ठीक है। भारत ने इसका विरोध किया क्योंकि भारत तो अभी डेवलपिंग कंट्री था, उसे तो अपना विकास करना था, क्योंकि संधि में लिखा गया था परमाणु का किसी तरह से प्रयोग नहीं किया जाएगा, और जबकि भारत उसका प्रयोग शांति के कामों के लिए करना चाहता था, तो इसलिए भारत उसका विरोध कर रहा था। तो यहाँ पर उसने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध, जो कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT, ठीक है, CTBT के ऊपर साइन करने से बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि उसको एटम का यूज़ है अदर एक्टिविटी में करना था, ठीक। तो भारत क्या है, अपनी जब बहुत सारे देशों के पास परमाणु बम हो जाते हैं तो भारत भी अपने को डेवलप करने के लिए और मिलिट्री पर्पस इन द सेंस कि अपनी सुरक्षा के लिए भारत परमाणु परीक्षण करता है। मई 1998 में प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के द्वारा परीक्षण किए जाते हैं, 5 परीक्षण किए जाते हैं, सक्सेस रहते हैं। भारत को देखते हुए पाकिस्तान के द्वारा भी परीक्षण किए जाते हैं। जब भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए तो संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से और जो शक्तिशाली राष्ट्र थे अमेरिका की तरफ से भारत और पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए। भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड बंद हो गया था, लेकिन भारत का फिर भी वही स्टैंड था, भारत वहीं स्टैंड कर रहा था कि हम अपने परमाणु बम का प्रयोग पहले नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि भारत में यहाँ पर मेंशन भी है कि परमाणु नीति के सैद्धांतिक तौर पर यह स्वीकार की गई कि भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन इन हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि पहले वो जवाब में कर सकता है कि दूसरे ने अगर किया है तो जवाब देने के लिए कर सकता है, लेकिन पहले वो इसको यूज़ नहीं करेगा। भारत की परमाणु नीति में यह बात दोहराई गई है कि भारत वैश्विक स्तर पर लागू और भेदभावहीन परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है। यानी कि भारत चाहता है कि विश्व में अगर निशस्त्रीकरण लागू होता है तो हम भी उसका पालन करेंगे, लेकिन पहले उसको कहाँ पर लागू करना है, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो विकसित देश हैं, अगर वो अपने ऊपर अपने देश में इसको पहले लागू करते हैं तो भारत उनके साथ है, ठीक है। तो इस तरह से ये भारत की परमाणु नीति के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि भारत किस तरह से परमाणु के पक्ष में है और किस तरह उसकी आलोचना कर रहा है, जो नीतियाँ हैं उनकी आलोचना कर रहा है, ठीक है। ये इस तरह से ये हमारा फॉरेन पॉलिसी का चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। इसमें ये एक टॉपिक हो रहा है विश्व राजनीति के बदलते समीकरण की, जो वर्ल्ड लेवल पर पॉलिटिक्स है, पार्टियों के रिलेशंस हैं और एक देश के दूसरे देश के साथ सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग रिलेशन चेंज होते रहे हैं, ठीक है। ये सारा इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, आवर चैप्टर इज कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट चैप्टर वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।